हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CZ एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं मोस्ट प्रोबेबली फाइनल पार्ट लेकर आ चुका हूं अपनी जेई जर्नी का। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा कोटा डेज़ के बारे में, बट कुछ कुछ डिटेल्स छोटी छोटी थी जो कि मिस हो गई थी, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था और मुझे जल्दी से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे आना था, जनवरी के अटेम्प्ट पे, है ना। तो इसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। जैसे ठंडी में मैंने स्टडीज़ को कैसे मैनेज किया था, या फिर कैसे मैं सुबह जल्दी उठता था ठंडियों में, या फिर कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई थी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम वो सारी चीज़ों को भी कवर अप करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर हम स्ट्रेटजी की, तो देखो एक फ़र्क तो आया था कि जब मैं 11th-12th में था तो मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता था कि क्या एक साल में जेई पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता था कि भाई एंड में तो मेरे पास सिर्फ एक ड्रॉप ईयर रहने वाला है ना। तो उस ड्रॉप ईयर में ही करना है मुझे जो भी करना है। तो मैं हमेशा एक सवाल पूछता था, खुद से भी पूछता था, यूट्यूब पे भी सर्च करता था कि क्या एक साल में या फिर खाली ड्रॉप ईयर में जेई पॉसिबल है। मैं कोरा वगैरह पे आंसर वगैरह खोजता था, तो वहाँ पे हमेशा मुझे यही जवाब मिलता था कि भाई बहुत मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और एक दो एग्जाम्पल हमारे सामने पेश हो जाते थे जिनमें ऐसा हुआ रहता था। तो यार देखो, एग्जाम्पल्स तो तुम्हें हर चीज़ के मिल जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे जिनके 45 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल आया, 15 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल आया, या फिर उनका जेई में सिर्फ 80 परसेंटाइल आया और उनका एडवांस में रैंक आ गया 5000। ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, है ना। तो एग्जाम्पल्स तो देखो ढेरों मिल जाएंगे आपको, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही हो जो वो बंदा था, है ना। तो कभी भी देखो, किसी भी एग्जाम्पल को लेके खुद को मत रिलेट कर दिया करो कि यार देखो ये भी तो ऐसे ही थे, मैं भी ऐसा ही हूँ, क्या फ़र्क है हम दोनों में। बहुत फ़र्क है, ठीक है। तुम्हें खाली ये दिखता है कि उस बंदे का 78 परसेंटाइल आया था, या 75 परसेंटाइल आया था, या 70 परसेंटाइल आया था, और फिर उसने एडवांस फोड़ दिया। वैसे 70 परसेंटाइल में आप लोग बोल रहे हो क्वालिफिकेशन नहीं, EWS और OBC का शायद हो जाता है, 75-77 पे हो जाता है EWS OBC का, है ना। तो अगर आपके पास ये है सर्टिफिकेट तो आप लोग आराम से फिर क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर आराम से आप एडवांस की तैयारी फिर कर सकते हो। तो ऐसे बंदों का मतलब एग्जांपल हमारे सामने कई बार आता है कि भाई सिलेक्शन हो गया इनका, है ना। 75 परसेंटाइल था और एडवांस में रैंक आ गई 8000 या 7000 या 5000। हमने तो ऐसा भी नहीं, 4000 आ गया 70 परसेंटाइल ला के। तो यार देखो, एग्जाम्पल्स तो हर चीज़ के अवेलेबल हैं, लेकिन आप ये चीज़ नहीं देखते हो कि क्या पता उस एक पर्टिकुलर डे पे उस बंदे के साथ कुछ हो गया हो जिसके कारण उसका जेई मेंस में स्कोर कम हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है। उसने साल भर बहुत मेहनत की, बट जिस दिन जेई मेंस था उस दिन कुछ गड़बड़ी हो गई, उससे पैनिक कर गया या कुछ हो गया जिसके कारण उसका परसेंटाइल कम आया। बट वो नॉलेज तो उसके पास थी ही, इसकी वजह से उसका एडवांस आराम से उस नॉलेज से हो गया। एडवांस के दिन उसके साथ वो गड़बड़ी नहीं हुई। तो आप लोग उस चीज़ को अपने साथ मत जोड़ लिया करो कि यार मेरे देखो, तुम्हारे पास तो पहली बात ना नॉलेज है, ना ही तुम्हें एग्जाम के बारे में मालूम है। मतलब अगर जोड़ रहे हो तुम उससे इतना कम स्कोर ला के, अगर तुम्हारा स्कोर जेन्युइनली इतना कम है तो पॉसिबली बोलूँ अगर मैं, तो यार ठीक है पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो हो सकता है आ जाए। लेकिन यार मैक्सिमम केस क्या है वो देखा करो हमेशा, ठीक है। मैक्सिमम केस यही कहता है कि भाई अगर तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में जैसे पहले अटेम्प्ट में अगर तुम्हारा 70-80 परसेंटाइल है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में 99 लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं नहीं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ला देते हैं, वो देखो उनका कैसे आ जाता है। सबसे पहली बात ये ज़्यादातर 12th वालों के साथ होता है। 12th वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में कम लाते हैं, सेकंड में ज़्यादा लाते हैं। कैसे होता है ये? बेसिकली उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारा प्रेशर होता है, बोर्ड्स का प्रेशर होता है, ठीक है, क्लास का प्रेशर होता है, बट वो क्लास के लेक्चर्स अटेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे भी मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ 40-85 परसेंटाइल था, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 98-99 आ गया, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया मुझे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे इशूज़ चल रहे थे, बोर्ड्स थे, क्लासेस थी, बहुत कुछ था। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ हमारे पास जेई ही था। तो सेकंड अटेम्प्ट में हमने सारी क्लासेस अटेंड की थी, तो सब कुछ हमें आता ही था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए थी, वो हमने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में कर लिया तो आ गया मार्क्स। तो भाई तुमने तो कभी क्लास के लेक्चर भी नहीं लिए, तुम्हें तो कुछ अभी तक आता भी नहीं है, फिर भी तुम ये सोच के बैठते हो कि 40 परसेंटाइल आया अगले अटेम्प्ट में आ जाएगा। मैक्सिमम केस क्या कहता है वो देखा करो हमेशा, ठीक है। तो मैं हमेशा यार यही सर्च किया करता था कि यार मेरा अगर ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, यही हमेशा मैं सर्च किया करता था, ठीक है। और पता नहीं कि यार सब लोग ऐसे जवाब दिया करते थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर भाई तुम वीडियो बना रहे हो इसके ऊपर कि इज जेई पॉसिबल इन 1 ईयर, ठीक है, कि क्या कोई बंदा एक साल में जेई कर सकता है, तो उसको क्लियर आंसर दो कि इफ़ यू डू प्रॉपरली देन यू विल बी एबल टू डू। लेकिन लोग मतलब इतना घुमा फिरा के आंसर देते हैं कि तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है, अगर तुझे लगता है कि एक साल में तू ड्रॉप लेके कर सकता है तो तू करता क्यों नहीं है। ये सब मत बोलो, सीधा बोलो ना भाई कि अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो तुम्हें आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। मैं बोलता हूँ क्या एक साल में जेई पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर एक साल तुमने ढंग से चीज़ों को किया तो आराम से तुम्हारा जेई हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, तो अभी मैं अपने एडवांस के नंबर बताऊँगा। कुछ नंबर से चूका मैं, ठीक है, क्वालिफाई करने से, और उसके आगे अगर 10 नंबर और जोड़ दो,
ठीक है, बट फिर भी उतने नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 3-4 महीने मेहनत करने पड़ेंगे। तो मतलब बिना मेहनत करे अगर इतना आप जा सकते हो तो मेहनत करने के बाद आप आराम से उतना स्कोर अचीव कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। तो जस्ट मैं वही बोल रहा था कि यार देखो सिंपल है ये सारी चीज़ें। और मतलब 12th में मैं बहुत ये सब सर्च किया, इंटरव्यू वगैरह देखा करता था। अक्सर ऐसे इंटरव्यूज़ ज़्यादा आते हैं कि यार 12th में 11th बर्बाद था, 12th भी आधा बर्बाद था, फिर भी इसका IIT निकल गया। बर्बाद नहीं था भाई, उन्होंने लेक्चर ले रखा था, उनको कंसेप्ट आता था। ठीक है, भले बोर्ड्स में नंबर कम आ गए हो या फिर व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ वीडियो डालने हो, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ना कि भाई तुमसे ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो अपना कमेंट कर दो कि तुम्हारी ये हालात है, मैं खुद बता दूंगा कि यार अगले अटेम्प्ट में तुम्हारा कितना नंबर आने वाला है। ड्रॉप ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉप ईयर इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, 12 मंथ्स का पीरियड है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा ड्रॉप ईयर तो अब अलग ही था भाई, जून में हम लोग गए और अगस्त तक यही सब चलता रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, जेई एडवांस, ये सब चलता रहा हम लोगों का, MST CT है ना। जब हम लोगों ने प्रॉपरली शुरू किया पढ़ना मोस्ट प्रोबेबली अगस्त से, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने हमने तैयारी की, जनवरी में एग्जाम हो गया। तो हमारा तो उतना प्रॉपर ड्रॉप ईयर नहीं था, लेकिन आपका ड्रॉप ईयर प्रॉपर होगा। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जेई एडवांस हुआ था जुलाई में, है ना, 4 जून को हुआ था हमारा जेई एडवांस। तो अगर हमारा जेई एडवांस 4 जून को हो गया तो तुम्हारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने महीने हैं, समझ रहे हो? तो हमसे काफ़ी ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास, लगभग 8 महीने हैं। ठीक है, और इसके बाद जब अब से जब मई में होने लगेगा जेई एडवांस तब तो और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा छा रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये सब चल रहा था। तो मैं 12th में बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोज़ वगैरह देखा करता था, लेकिन जब मैं ड्रॉप ईयर में आया ना तो लिटरली बोल रहा हूँ मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो नहीं टच किया। इसलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रेटजी वीडियो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, मैं भी स्ट्रेटजी वीडियोस बनाता हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ मैं भी स्ट्रेटजी वीडियो बनाता हूँ, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, लेकिन मैं हमेशा उस स्ट्रेटजी वीडियो में ये भी बोलता हूँ कि यार इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है, खुद पता है कि मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसे तुम नहीं फॉलो करने वाले हो। तो मेरे मन में ड्रॉप ईयर करते टाइम कभी ऐसा ख्याल नहीं है, मतलब 12th में बहुत आया, 12th में मैंने इंटरव्यूज़ देखे, बट अंदर से एक डिटर्मिनेशन था कि भाई ड्रॉप तो लेना है। अब हो ना हो वो तो बाद की बात है। और वीडियोस देख के, इंटरव्यूज़ देख के मैं कोशिश करता था इस चीज़ को एनालाइज करने की कि कितना ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एनालाइज करने के लिए वीडियो देखता था, ये नहीं भाई कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो तो मुझे करना ही है ड्रॉप ईयर, तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्रोसेस पे ध्यान दो, MS धोनी का डायलॉग है भाई कि मतलब उनका कोट है एक तरीके से कि हमेशा प्रोसेस पे ध्यान दो। अगर प्रोसेस अच्छा होगा तो रिजल्ट अपने फेवर में आना ही आना है ना। रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, प्रोसेस के बारे में सोचो, प्रोसेस को परफेक्ट करते चलो, आउटपुट तो आराम से अच्छा आ ही जाएगा। तो ड्रॉप ईयर जब मैंने किया तो बेसिकली उसके बारे में नहीं सोचा मैंने कि 1 साल में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैंने ड्रॉप ले लिया सीधा, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा जून में पहला जेई मेंस का अटेम्प्ट हुआ, जुलाई में सेकंड जेई मेंस का अटेम्प्ट हुआ, और परसेंटाइल भी आप लोग साइड में देख सकते हो। अगस्त में फिर मेरा जेई एडवांस हुआ, जेई एडवांस के भी मार्क्स आप लोगों को पता ही है, -3 थे केमिस्ट्री में, है ना, 5 नंबर मैथमेटिक्स में थे, 13-14 नंबर फिजिक्स में थे, तो कुछ खास नहीं था, है ना। तो इसके बाद फिर मैंने जब कुछ ध्यान नहीं दिया उन मार्क्स पे एडवांस के ऑब्वियसली। ठीक है, तो 28 अगस्त को हम लोगों का एडवांस हुआ था। अभी एक हार्डकोर स्टडी शुरू हो गई हम लोगों के क्लास में, सितंबर में इसी तरीके से पढ़ाया गया, है ना। अक्टूबर में फिर दिवाली थी तो घर आया था मैं, और बाकी नवंबर से वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड पड़नी शुरू हुई। ठीक है, तो नवंबर के महीने में धीरे धीरे जो ठंड थी वो बढ़ती गई और 2 डिग्री तक टेम्परेचर जो था वो आया था। ठीक है, तो मतलब मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो नवंबर के महीने में ऐसे हालात थे कि मतलब शाम को टेम्परेचर हो जाता था 9 डिग्री 8 डिग्री, है ना, और शाम को 6 बजे 7 बजे मैं नहाने जाता था मतलब मुंह से भाप निकल रही है, इतनी ठंड है, लेकिन मुझे कभी महसूस ही नहीं होता था, मैं नहाने जाता था। तो फिर अगले दिन क्लास में जैसे बंदे पूछ रहे हैं कि भाई मतलब ऐसी कोई बात निकली और उसमें मैंने बोल दिया कि यार अभी कल शाम को 7 बजे नहाया मैंने। तो ठीक है, कोई बात निकली कि यार ठंड काफ़ी बढ़ रही है, नहाने नहीं हो रहा, कल शाम को 7 बजे नहाया। हाँ, गीज़र की बात थी कि यार हमारे हॉस्टल में तो गीज़र लगाया जा रहा है क्योंकि किसी को नहाने नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला हमारे पीजी में तो नहीं यार, हाँ मैं तो अभी कल शाम को 7 बजे नहाया। बंदे इतने हैरानी से देख रहे हैं जैसे मैं एलियन हूँ कोई। तो बंदे बोल रहे हैं शाम को 7 बजे नहाया कैसे तो मैंने भी ऐसे ही उनको डायलॉग मार दिया, जिसके दिल में आग होती है उसको ठंड नहीं लगती बंदे इंस्पायर हो गए, बंदों ने लिख लिया ठीक है, तो मतलब पता नहीं क्या था यार। तो मैंने ऐसे हालात थे मेरे। तो अगले दिन फिर से मैंने नहाया, एक दिन मेरे को झटका लगा, फिर मैं गया शाम को 7 बजे, ठीक है, नहाया, और इतनी ठंड थी कि पूरे जो बाथरूम है जहाँ पे मैं नहा रहा हूँ उधर पूरा कोहरा कोहरा छा गया। ठीक है, उस पानी से कोहरा छा गया, इतनी ज़्यादा ठंड थी, समझ रहे हो। और मुंह से भी वेपर निकल रहा है, मैं नहा रहा हूँ मुंह से वेपर निकल रहा है। ठीक है, और मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए मेरे को नहाते टाइम तो कुछ फील नहीं हुआ। नहा के जब मैं बाहर निकला बाथरूम से, ठीक, टॉवल में बाहर निकला, भाई आंखों के सामने काला छा गया, मेरे अंधेरा छा गया, इस कदर ठंडी थी उस दिन। मैंने कान पकड़ लिया, भाई बहुत हो गया, अब नहीं नहाऊंगा शाम को। ठीक है, तो ऐसे हालात थे। और हुआ ऐसा था कि मतलब सितंबर के महीने में थोड़ी बारिश भी हुई थी,
तो बारिश भी बहुत ही खतरनाक होती थी, मतलब समझ रहे हो, वो बिन मौसम टाइप बारिश थी। तो ठंड में भी बारिश हुई थी थोड़ी, अक्टूबर के महीने में भी शायद हुई थी। तो अक्टूबर में जब बारिश हुई थी तो मतलब ऐसा था कि भाई पीजी में बंदे बोलते थे, जैसे पीजी में बंदे गए ऊपर, कपड़ा सूख रहा था उनका तो लेकर आ गए और आके अपने रूम में बैठे। मैंने देखा बारिश हो रही है तो मेरा मूड अच्छा हो ही जाता है बारिश में, ठीक है। बारिश तो हमें बचपन से पसंद है, देखो बचपन से ही मुझे बारिश पसंद है। इसके कई सारे रीज़न है, जैसे एक तो अपना बचपन याद आने लगता है, मैं बारिश को देखता हूँ कि हाँ यार बचपन में मैं कहाँ मुंबई में खिड़की पे बैठ के बारिश देखा करता था और अब कहाँ आ गया हूँ, मैं बालकनी से बारिश देखता हूँ, बट बारिश देखता हूँ, ठीक है। तो ऐसा सीन था। तो फिर मतलब मैं जैसे सीढ़ी से जा रहा हूँ ऊपर छत पे, तो पीछे के बंदे ज़्यादा बात करते नहीं थे मेरे से, क्योंकि मैं भी उनसे बात करता नहीं था, है ना। तो बंदे ने बोला कि अरे भैया कहाँ जा रहे हो, ऊपर तो बारिश हो रही है। मैं बोला बारिश हो रही है इसीलिए तो जा रहा हूँ मतलब पता नहीं क्या हो गया था कि भाई बहुत ही तगड़े तगड़े डायलॉग मार देता था। तो जोश जोश में ऊपर गया और अक्सर मतलब बारिश में भीगना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हेडफोन पहन लेता था बढ़िया से और बढ़िया गाने बजा के भीगा करता था बारिश में। मतलब 3-4 बार ही भीगा हूँ, ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ बारिश हो रही है रोज़ रोज़ भीग रहा हूँ, मन कर दिया चल दिया, ठीक है, बढ़िया मूड हो जाता था और कुछ नहीं। और हाँ एक और चीज़ है भाई, कभी बीमार नहीं पड़ा मैं। हाँ वो मैं टाइफाइड हुआ था सितंबर में, वो ठीक है, लेकिन बाद में जो बारिश हुई उसमें जो मैंने बीमार भी नहीं हुआ कभी। मतलब पता नहीं बीमारी का क्या सीन है, जब चाहो तब आती नहीं है और जब ना चाहो तब आ जाती है। अब उस समय मुझे कोई टेंशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बुखार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई रखी है अपने पास, अब तो टाइफाइड की दवाई खा रहा हूँ उससे ज़्यादा क्या होगा, है ना। तो ऐसा सीन था। तो मतलब मूड अच्छा हो जाता था, ऊपर चले जाते थे। फिर बाकी फिर मतलब नवंबर के महीने में ऐसा था कि भाई ठंड वंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आप लोग देख सकते हो साइड में सीन भी कि भाई इतना ज़्यादा घने अंधेरे में हम लोग सुबह 6:30 बजे उठ के क्लास जाया करते थे। मतलब ब्रश करने जाते थे एकदम दांत कांप जाता था, बट अब पता नहीं वो क्या था भाई, एकदम मतलब मैं इमोशनलेस बंदा हो गया था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। मतलब काफ़ी कुछ घट रहा था यार कोटा में, ठीक है। अब एक तो भाई मैं अपने चैनल पर भी एक्टिव नहीं हूँ, उसका भी एक थोड़ा बहुत दुख था कि यार मेरी जो हॉबी थी, जो 2 साल से मैंने पाल रखा था, उस चीज़ पर मैं डीएक्टिवेट हो गया हूँ, है ना। तो अपने चैनल से ही मैं छूट गया हूँ, मतलब डीएक्टिवेट हो गया हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। तो उसकी भी थोड़ी बहुत थी, बट ये भी था कि यार बहुत ही अलग सी वाइब थी यार वो। अब वो क्या वाइब थी, मतलब बहुत सारे इमोशंस थे उसमें। उसमें हैप्पीनेस भी थी, उसमें सैडनेस भी थी, उसमें एंगर भी था, ठीक है, बहुत कुछ था, मिक्स्ड फीलिंग थी। समझ में नहीं आता था कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। मतलब दिमाग मेंटेलिटी मतलब क्या ही थी समझ में नहीं आता है। मतलब मैं दोपहर में कभी सोता नहीं हूँ, मैं दोपहर में कभी नहीं सोया हूँ ना। तो मैंने बचपन में कभी से, हाँ मुझे याद है कोटा जाने से पहले तक, 12वीं से पहले तक मैंने दोपहर में सिर्फ 1 बार या 2 बार सोया था। एक बार पावर रेंजर वाइल्ड फोर्स देख रहा था, बारिश हो रही थी, बारिश कांस्टेंट है, हाँ बारिश हो रही थी, थोड़ा बुखार था, मैं होमवर्क लिख रहा था, 4:37 या 4:35 हो रहा था और शाम को 5 बजे कोचिंग थी। तो 4:35 हो रहा था, तो मैं होमवर्क लिख रहा था मैं बोला मम्मी बहुत होमवर्क है, 4:45 तक नहीं हो पाएगा। 4:45 मतलब 4:45, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, भले तुम्हें पता है। तो 4:45 तक मैं होमवर्क लिखा, मतलब मम्मी 4:45 पे कोचिंग जाना नहीं हो पाएगा। मैंने बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दूंगी मैम से, लेकिन मेरा रिकॉर्ड था, मैंने कोचिंग में कभी होमवर्क नहीं छोड़ा और मैंने लिख दिया 4:50 तक। और लिखने के बाद सेटिस्फेक्शन मिल गया ऑब्वियसली, मतलब खुशी हो गई कि यार मैंने तो होमवर्क कर लिया पूरा, और मैं सो गया ठीक है। वो एक बार ऐसा मैं लाइफ में 2 बार सोया था दोपहर में बस, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ अब मैं, बट ठीक है यार एक और पार्ट बना देंगे, क्या दिक्कत है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। नवंबर में आ ही गए हैं, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। और तो ऐसा सीन था उस समय। तो भाई उस समय एक बार सोया था, तो 2 बार मैं सोया था। और फिर 12वीं में हुआ ऐसा कि मतलब थोड़ा बहुत बोर्ड सोर्स के टेंशन के कारण मैं 2-3 बार सोया 12वीं में मैं 2-3 बार सोया, मतलब 5 से 6 बार लाइफ टाइम में मैं सोया था कोटा जाने से पहले। अब कोटा में जाने के बाद मेरे साथ क्या होता था, दोपहर में एक अजीब सा नशा छा जाता था। खाना खाने के बाद ऑब्वियसली नशा छा ही जाता है ना। क्योंकि खाने से जो एसिड बनता है, उस एसिड के कारण नींद आती है, ठीक है। तो वो नींद का नशा छा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो होता मेरे साथ ऐसा था कि मैं जब भी सो जाता था दोपहर में, कोटा में मैं लगभग 10 से 12 बार सोया होऊंगा दोपहर में। और जब भी मैं सोता था तो सो के जब मैं उठता था पूरा पसीना पसीना हुआ रहता था और किसी डरावने सपने से मैं उठता था, समझ रहे हो। मतलब रात को सो रहा हो तो उस समय तो डरावना सपना कन्फर्म था। अब पता नहीं क्या था यार, वहाँ पे अकेलापन था, क्या था, मतलब कभी कभी मन करता है उस फीलिंग को दोबारा जिया जाए बट मैं कांप जाता हूँ थोड़ा सा यार कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था यार कोटा में, ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ कोटा में, मैंने क्या क्या सहन किया कोटा में, है ना। लेकिन कोटा में ज़रूरी नहीं है आपके साथ भी ऐसा हो, तो अब ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ऐसा कोटा जाने के कारण होता है, ऐसा मत समझना। ये मेरे साथ एनआईटी में आने के बाद भी हो सकता था, ठीक है। ये बेसिकली जेई की प्रिपरेशन थी। अगर तुमने जेई की प्रिपरेशन को ऑप्ट कर लिया है तो कोटा जाने से क्या डरना, कोटा जाने से बिल्कुल भी डरना नहीं है,
ठीक है। और ये बिल्कुल मत समझना, देखो कोटा से आप लोगों को अक्सर सुसाइड वगैरह की न्यूज़ आती है कि यार इन्होंने सुसाइड कर लिया, इन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसा सुनने में आप लोगों को आता है ना। तो देखो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में मत लिया करो। क्यों पता है, अब देखो कुछ बंदों ने सुसाइड किया था, 2 बिहार के थे और एक और बंदा था, वो नीट के थे, और उन्होंने सुसाइड कर लिया था जनवरी में ही। और एक बंदा 11th में था, उसने सुसाइड कर लिया था, अजीत ने बताया था मेरे को, ठीक है। अजीत जो दोस्त था कोटा में आया था। तो मुझे एक बात बताओ यार, अभी ना तो नीट की डेट अनाउंस हुई है, ना ही कोई स्पेशल मॉक टेस्ट हुआ होगा। वो बंदा 11th में है, अभी 12th में भी नहीं आया है, उसने अभी 11th की तैयारी भी कुछ नहीं की है, और कोटा जाते ही सुसाइड कर लिया। आधे से ज़्यादा नहीं, देखो उनका जो ये करने का उनका जो रीज़न होता है ना, उसमें 95% कुछ और होता है, ठीक है। अब वो नशा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब गलत रास्ते पे चले जाना और गलत चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देना, मतलब ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। अलग अलग केसेस होते हैं कोटा में, ये सब के कारण होता है मैक्सिमम। तो अगर तुम ये सब चीज़ों से दूर हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा दृढ़ता से रखते हो कि मैं ये सबसे दूर रहूँगा, सिर्फ स्टडी करूँगा, सिर्फ स्टडी पे मेरा फोकस होगा, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे साथ। और अगर तुम स्टडी के रिलेटेड डिटरमाइंड हो ना, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तुम्हें बहुत सारे ऐसे रील्स मिल जाएंगे, बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस मिल जाएंगे जिस पे बोलेंगे तुम्हें कोटा में तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है, कोटा में जो आता है डिस्ट्रैक्ट। पागल हैं वो लोग जो कोटा में जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, 1 नंबर के पागल है। क्यों पता है, क्योंकि कोटा में जाके अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम कोटा में पढ़ने के लिए गए ही नहीं थे। अगर तुम्हारी स्टडी ज़रूरी है तो तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नज़र ही नहीं आएगा। मैं ड्रॉप ईयर में 1 साल के लिए कोटा था, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नज़र नहीं आया, कोई भी नहीं। मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई की और सिर्फ अपनी पढ़ाई की, कभी कोई चीज़ नहीं आई दिमाग में मेरे, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो ये डिस्ट्रैक्शन वगैरह उनके दिमाग में नहीं आता जो पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। तो अगर तुम डिटरमाइंड हो, तुम पढ़ने के लिए कोटा जा रहे हो, तुम अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, IIT के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहे हो अगर कोटा, पक्का तुम्हारे साथ ये सब नहीं होगा। हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, हाउ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अरे भाई, खुद को प्रोटेक्ट करने वाले तुमसे बड़े कौन हो सकता है। ये सारे वीडियो सर्च करते हैं यार लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे, मतलब हद है यार। तो पूरे कोटा के 1 साल के पीरियड में मैंने कभी स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी, कभी कुछ नहीं देखा। जो किया अपने मर्जी से किया, ठीक है। जो मन में आता था वो मैं करता था, और जो मुझे सही लगता था वो मैं करता था, ठीक है। तो एक और स्पेशल स्टोरी मुकुल भाई के साथ वाली जो है वो आगे है अभी, ठीक है। जनवरी से फरवरी से हमारा और मुकुल भाई का जो सफ़र था वो शुरू हुआ था, तो अभी सुनते जाओ, ठीक है। नवंबर का मंथ चल रहा है, तो फिर मेरे भैया आए थे नवंबर में, ब्लैंकेट वगैरह दे के गए। तो भैया आते थे, डॉक्टर भैया आते थे या दूसरे वाले भैया आते थे, तो मतलब मन में मैं बोलता था यार 1 दिन और रुक जाइए आप, 1 दिन और रुक जाइए आप, ठीक है। क्या आप 2 दिन और रुक सकते हैं, प्लीज़ 5 दिन रुक के जाइएगा, ठीक है। बट फिर वो सोचते थे कि यार इसकी स्टडी को हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नहीं रुकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बट यार मतलब वो खुशी होती थी यार कि कोई आता था भैया, ठीक है। तो देखो ज़्यादा तो मैं अकेला रहा नहीं कोटा में। जून में भैया आ गए, जुलाई में भैया आ गए, अगस्त में भी भैया आ गए, है ना। सितंबर अक्टूबर में मैं खुद चला गया मुंबई। नवंबर में भैया आ गए थे, दिसंबर में भैया आए, ठीक है, ब्लैंकेट वगैरह लेके आए थे। तो फिर जनवरी में फिर भैया आए एंडिंग में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम तो मैं अकेला रहा नहीं, बट हाँ शॉर्ट पीरियड के लिए आते थे तो कुछ खास पता नहीं चलता था। मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था मैं अपनी फैमिली के लिए, है ना भाई। जब अकेले रहते हो तब समझ में आता है किसी की अहमियत, जब चीज़ें आपके पास हो तो उस समय आपको अहमियत नहीं समझ में आती, बाद में समझ में आती है अहमियत। तो ऑब्वियसली वो लाइन यहाँ पे फिट बैठती है ना। तो नवंबर का महीना ऐसे ही चलता रहा, तो फिर यही सारी चीज़ें थी। और दिसंबर के महीने में आपको पता ही है कि भाई अच्छा हाँ, देखो सॉल्विंग वगैरह की बात करूँ तो मैंने कोई मटेरियल यूज़ नहीं किया था, सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहा था और बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। और दिसंबर के महीने में मतलब मॉक टेस्ट वगैरह तो वैसे ही चल रहे हैं। मैंने साइड में आपको एक मॉक टेस्ट का क्लिप दिखाया था, बट वो फुल फ़ोटो था मेरे पास, उसमें मैंने सब कुछ लिख के रखा था जिसमें जितने आए थे मेरे, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद है मेरे अक्टूबर में कम नंबर आए थे, कुछ 40-42 ही नंबर आए थे 180 में से। एडवांस का पेपर था बेसिकली वो, ठीक है। 180 में से 42-40 ही नंबर थे। तो ऐसा था, जेईई मेंस के पेपर में आराम से 100 के करीब आ जाते थे, बट जेईई मेंस का कुछ खास मॉक हुआ ही नहीं, ठीक है। तो दिसंबर का महीना चल रहा था, तो सिम विम मैंने बदल दिया, और जिसके कारण मेरे पुराना सिम खो गया और मेरा टेलीग्राम आईडी चला गया और चैनल भी चला गया। कितना रो रहा हूँ मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रो चुका हूँ इस चीज़ पे मैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो थोड़ा सा उजाला लाया जाए ज़िंदगी में। हाँ, तो बेसिकली ये सब चलता रहा। तो अब दिसंबर का महीना भी इसी तरीके से बीतता गया। और फिर मैंने सोचा कि यार अब जनवरी का महीना में जब पेपर अनाउंस हो ही गया है, तो अब तैयारी जो नॉर्मली है उसी को चलने देंगे। तो मैंने अभी क्या किया, क्लास से डिस्कनेक्ट होना शुरू कर दिया।
हाँ, ये वन ऑफ द मेरी मिस्टेक थी कि मैं क्लास से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, देखो मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो 4 पार्ट में मैंने आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स दिए हैं। ठीक है, लाइफ लेसन्स दिए हैं, स्ट्रेटजीज़ भी दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं। ट्रिक सिर्फ वही नहीं होता कि 5 में 4 जोड़ दो 9 हो जाता है, तो वो स्टिक से भी हम लोग कर सकते हैं, ये ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, ये शॉर्टकट ही करना कोई ट्रिक नहीं होती, ट्रिक बहुत सारी होती हैं। तो मैंने कौन कौन से आप लोगों को ट्रिक दी है वो भी आप नोट कर सकते हो। वीडियो को अगर देखोगे, एक बुक और पेन लेके चलोगे तो आप लोग बहुत सारे लाइफ लेसन्स ले सकते हो मेरी वीडियो से। ठीक है, तो ऐसा ही सीन था फिर यार। ऐसा था कि भाई नवंबर के महीने में मतलब अपनी स्ट्रेटजी मैंने दिसंबर के महीने में शुरू की थी। और मैं देखो शॉर्ट स्क्रॉलिंग पहले बहुत ही ज़्यादा करता था। जब मैं न्यू कोटा में गया था तो जून जुलाई में मैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्क्रॉलिंग करता था। जैसे क्लास से आया तो 2 घंटा शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लिया, जैसे आप रील्स देखते हो इंस्टाग्राम की, तो वैसे मैं शॉर्ट्स देखता था। आज भी करता हूँ बट अब वो इंटरेस्ट नहीं आता। मतलब पहले अच्छा लगता था शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, फिर मतलब शॉर्ट्स स्क्रॉल करता था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि भाई शॉर्ट्स की जो मेरी फीड थी वो गड़बड़ हो गई। मतलब कुछ अच्छे वीडियोज़ नहीं आ रहे। मैं मतलब अक्सर ASMR वगैरह देखता था, है ना। ASMR समझते हो ना आप लोग, जैसे कैंडी प्रेस कर रहा है, सैंड प्रेस कर रहा है, तो उसमें जो साउंड जनरेट होता है, तो इसमें इसको कुछ तो बोलते हैं ना। तो वो बेसिकली मैं वो वीडियोस देखा करता था। फिर मतलब शॉर्ट्स स्पीड गड़बड़ होने लगी, अलग अलग वीडियोस आने लगे, तो फिर मैंने शॉर्ट्स देखना बंद कर दिया। वही ऑब्वियसली उसका वही रास्ता था कि शॉर्ट्स देखना बंद कर दो। लेकिन शॉर्ट्स की फीड से मुझे एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल मिला। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, और उन्हें प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं है, जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। ठीक है, गेमर है, तो मुझे उनका चैनल मिला शॉर्ट्स की फीड से। मतलब शॉर्ट्स देखना तो मैंने बंद ही कर दिया था। तो मैं क्या करता था कि जैसे सैटरडे है या संडे है तो कोई एक आधा मूवी डाउनलोड कर लेता था और वो मूवी देख लेता था। और सैटरडे है संडे है तो फिर अपना मनपसंद में खाना लेकर आता था, वो खा लेता था। ऑब्वियसली उस दिन मेस नहीं जाता था मैं, और उसी के साथ मैं मूवी चला लेता था, तो मूवी देखने में भी मज़ा आता था। तो मूवी के साथ मैं मूंगफली ले आया, कुरकुरे ले आया, ये सब मैं मतलब सैटरडे संडे ऐसे मैं एंजॉय करता था और अच्छा लगता था। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ होता है इस चीज़ से। तो आपको भी करना चाहिए। अगर आप अकेले कहीं तैयारी कर रहे हो तो सैटरडे संडे में से एक दिन पिक कर लो, जिस दिन आप लोग कोई एक मूवी देखो, बढ़िया मूवी देखो। ऐसी मूवीज़ मत देखो कि जिसे देख के तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाए या जिसे देख के तुम्हारे थोड़े बहुत इमोशंस हर्ट हो जाएँ। मतलब कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप एक अलग ही डिप्रेशन में चले जाते हो, तो वैसा कुछ मत करना। ठीक है, मतलब जैसे कोई भूतिया मूवी देख लिए तुम, ठीक है, और तेरे नाम जैसी मूवी देख लिए कि बंदा पागल हो गया, तुम सोचते जा रहे हो यार वो तो पागल हो गया, नहीं यार, ये सब नहीं करना है यार। और आप तभी देखो जब आपने बचपन से मूवी देखी है। अगर नहीं देखी है तो मत देखो, वरना मूवी का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हारे दिमाग पे। ठीक है, तो ऐसा था। मतलब मैं तो मतलब मूवी वगैरह देखना, मैंने बचपन में तो बिल्कुल मूवी नहीं देखी। मेरे फेवरेट एक्टर सुनील शेट्टी हैं, ठीक है, और मेरी फेवरेट मूवी डर है। हाँ, फेवरेट मूवी मेरी डर है। उसको मैंने 13 से 14 बार देखा है। कोटा में अकेले मैंने कम से कम उसको 10 बार देखा था। NIT में आके मैंने 3-4 बार देख लिया है। लोगों को भी दिखा दिया है, जिनको मतलब दोस्त जो हैं, मतलब उनको बोला यार ये बहुत तगड़ी मूवी है, देखोगे क्या। तो सबको तो मतलब अच्छी तो सबको लगती है, लेकिन बहुत अच्छी कुछ को लगी है। ठीक है, कोटा में लगी थी, यहाँ पे भी 2-3 लोग को लगी, और अकेले मैंने एक बार देखा था 12वीं में। ठीक है, 12वीं में मतलब जब 12वीं मेरा बोर्ड्स खत्म हुआ ना, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था यार मेरा जो फेवरेट एक्टर सुनील शेट्टी, उनकी मैं सारी मूवीज़ देखूंगा। मैंने सुनील शेट्टी की कहर देखी थी, मोहरा देखी थी, और मतलब मेरी दीदी बताती हैं कि बचपन में जब तक वो मुझे ना कजरे की धार ना मोतियों के हार गाना नहीं सुना देती थी, तब तक मुझे नींद ही नहीं आती थी। और मुझे बचपन से ही एक गाना पसंद है, तुम दिल की धड़कन हो और अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। तो मतलब मैंने जब होश नहीं संभाला था, मुझे तब से सुनील शेट्टी पसंद था, है ना। तो सुनील शेट्टी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। उनकी जब भी एक्शन मूवीज़ आती थी तो मैं बैठ के देखता था अपने मामू के साथ, तो ऐसा था। ठीक है, तो मैंने जब बोर्ड्स खत्म हुआ तो मैंने डिसाइड किया था यार सुनील शेट्टी के तो मुझे सारी मूवीज़ देखनी है। तो वही जो गैप मिला था मुझे 16-17 दिन का बोर्ड्स से, और बोर्ड्स खत्म होने के बाद, मतलब जब मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया था और बोर्ड्स खत्म हुआ था, ठीक है, तो उसमें और कोटा डेज के बीच में, ठीक है, जो भी गैप था 8 जून के पहले, तो उस गैप में मैंने सुनील शेट्टी की लगभग सारी मूवीज़ देख ली। तो सुनील शेट्टी की भी मुझे मतलब फर्स्ट नंबर पे तो डर है, और सेकंड नंबर पे आती है सुनील शेट्टी की सारी मूवीज़, तीसरे नंबर पे आती है दीवार। कभी कभी दीवार सेकंड नंबर पे चली जाती है, बट अक्सर मैं सुनील शेट्टी की मूवीज़ को सेकंड स्पॉट पे रखता हूँ। ठीक है, तो ऐसा था। तो उस समय जब मैंने सुनील शेट्टी की बहुत सारी मूवीज़ देखी, अंत देखी, बलवान देखी, बहुत सारी मूवीज़ पहले भी देख रही थी, कहर देखा था, मोरा देखा था, बट फिर से मैंने रिपीट किया, रघुवीर देखी, विनाशक देखी, है ना, भाई देखी, और क्रोध देखी, है ना, आक्रोश देखी, बहुत सारी मूवी सुनील शेट्टी की मैंने उस समय देखी, और आगाज़ देखी, है ना। वैसे मतलब हेरा फेरी वगैरह तो सब जानते हैं यार, लेकिन उनकी जो एक्शन मूवीज़ थी वो देखो कभी यार, है ना। चलो ठीक है, तुम क्या देखोगे, छोड़ो। ओल्ड मूवीज़ कहाँ देखते हो तुम, मुझे ओल्ड मूवीज़ का बहुत शौक था। ठीक है, तो अब कोटा में क्या हुआ ना, जब मैंने शॉर्ट्स देखना बंद कर दिया था तो मैं मूवी देख लेता था सैटरडे संडे, और बाकी टाइम में क्या करता था, बाकी टाइम मतलब मेरा तो वैसे भी मोबाइल चलाने का भी मन नहीं करता था।
पड़े रहता था और क्या ही है। अजीब सी नींद आती थी, बुरे बुरे सपने आते थे। तो भाई मैं जैसा बता रहा था यार, दोपहर में मैं सोया है ना, दोपहर में सोने के बाद जब मैं उठता था तो एकदम पसीना पसीना हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा डर लगता था अपने ही रूम में, ठीक है। और तो मैंने सोचा था कि भाई देखो मेरे रूम में 2 लाइट्स थी, एक थी ट्यूब लाइट और एक थी ब्लू लाइट। तो मैंने जानबूझ के एक ब्लू लाइट लगाई थी, क्योंकि एक वाइब आती है उससे रूम में, है ना। तो मतलब बंदे सोचते थे कि यार भैया आप पार्टी वार्टी करते हो लगता है, अंदर ही ब्लू लाइट लगाए हो, हेडफोन पहने रहते हो, हेडफोन तो कभी निकालते ही नहीं हो। मतलब जब मैंने बंदों से थोड़ा बहुत बात की अपने पीजी में, तो वो लोग मुझे बोल रहे थे कि भैया आप हेडफोन तो कभी निकालते ही नहीं हो, दिन भर लगाए रहते हो। मैं बोला हेडफोन मुझे दुनिया से अलग रहने में मदद करता है। मतलब मैं कहाँ से इतने ज़्यादा डायलॉग मार लेता था मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब अलग ही सीन चल रहा था मेरा उस समय, ठीक है। तो मतलब बंदे हमेशा मतलब घबराए हुए रहते थे कि यार ये बंदा अलग ही है, इस बंदे को कभी भी हेडफोन निकालते हुए नहीं देखा, कभी इसके हाथ से मोबाइल अलग नहीं देखा मैंने। जब भी ये बाहर आता है हाथ में मोबाइल रहती है, जब भी ऊपर जाता है हाथ में मोबाइल रहती है, मेस में जाता है मोबाइल रहती है, हेडफोन लगा रहता है हमेशा। जब भी इसके रूम में जाओ कुछ ना कुछ करता रहता है, पढ़ते हुए कभी देखते ही नहीं हूँ मैं। मतलब पढ़ते हुए कैसे देखोगे, तो मैं तब पढ़ता हूँ जब तुम लोग सोते हो। कब? दोपहर में। हाँ, दोपहर में पढ़ता हूँ मतलब उन्होंने नहीं देखा था बेसिकली, बट ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जब फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे नंबर भी आ गए तो लोग और हैरान हो गए। तो बेसिकली मेरे बगल में एक रूम था और वो बंदा बहुत पढ़ता था, ठीक है। मतलब जब भी देखता था मैं रूम में पढ़ता ही रहता था। भाई उसे देख के मुझे डिप्रेशन आ जाता था कभी कभी कि यार ये दिन भर पढ़ रहा है और ये जितना नहीं पढ़ता है उतना ही मैं पढ़ता हूँ। मतलब कोई बंदा है जो 14 घंटा में से 12 घंटा पढ़ रहा है, तो मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, 12 घंटा पढ़ रहा है ना। तो मैंने एक दिन पूछा ठंडियों में, तो ठंडी चल रही थी बेसिकली, तो पढ़ने होता नहीं था। कैसे पता है? जैसे मैं रूम में आ रहा हूँ तो ठंड है ऑब्वियसली, तो खाना खाने के बाद और तगड़ी नींद आती थी। तो मैं सोता तो था लेकिन वो 2 मिनट 5 मिनट में मेरी नींद खुलती थी और एकदम पसीना पसीना हुआ रहता था। सोचो ठंड में पसीना हुआ रहता। और ऐसा नहीं मैं बहुत ज़्यादा स्वेटर वगैरह पहनता था ना, एक मेरा इनर था, पैर का भी एक इनर था और ऊपर से एक जैकेट, बस, ठीक है। इतना काफ़ी नहीं है क्या? अरे जैकेट निकाल देता था ना रूम पे आने के बाद, वो तो क्लासेस में सिर्फ जैकेट था आइलैंड का। तो मतलब उठता था एकदम पसीना पसीना हुआ रहता था, अजीब सा डर लगता था। सामने ट्यूबलाइट वाइट जल रही है, ट्यूबलाइट बुझा के सो जाओ तो भी डर लगता था। मतलब अजीब ही सीन चल रहा था यार। मुझे नहीं पता मैंने कौन सा कैरेक्टर जिया है कोटा के ड्रॉप ईयर में, लेकिन ऐसा था, ठीक है। तो ठंडियाँ चल रही थी थोड़ी, तो ठंडियों में पढ़ाई हो नहीं रही थी मेरी। तो मैंने दोस्त से पूछा, मतलब जो बगल में था पीजी में, उसे देखता था मैं पढ़ते हुए। मैंने बोला अतुल भाई रुको यार, अतुल भाई यार कैसे पढ़ रहे हो यार, क्या है जो तुम्हें मोटिवेट करता है इतना ज़्यादा? मतलब मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ पढ़ रहे हो। बोलते भैया जब क्लास में सर पूछते हैं कि होमवर्क कौन कौन करके आया है तो सब हाथ उठाते हैं, तो हमें लगता है कि यार हम ही गधे हैं जो हम हाथ नहीं उठाते, जो हम होमवर्क नहीं करते। तो मैं दिन भर पढ़ते रहता हूँ, उससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। मैं बोला अच्छा। मैंने बोला क्या पढ़ते हो भाई? बोले 4-5 घंटा तो मेरा क्लास नोट्स रिवाइज़ करने में जाता है और बाकी होमवर्क कर लेता हूँ 2-3 घंटे में, बस 8 घंटा पढ़ता हूँ। बोला मतलब तुम 3 घंटा होमवर्क करते हो और 4-5 घंटा क्लास नोट से हो? बोलते हैं हाँ भैया। ऑर्गेनिक बता दो यार, मेरी ऑर्गेनिक बहुत हल्की है। मैंने बोला कि ऑर्गेनिक बता दो यार अतुल, मेरी ऑर्गेनिक बहुत हल्की है। ऑर्गेनिक तो भैया हमने भी कुछ नहीं किया है। मैंने बोला इनऑर्गेनिक कुछ नहीं किया है। तो पढ़ते क्या हो यार तुम? तो फिजिक्स मैथ करते हैं भैया। बोला अच्छा। तो इसके बाद मेरी बात नहीं हुई उस बंदे से कभी, मतलब बाद में तो हुई लेकिन उस दिन नहीं हुई इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद फिर हुआ ऐसा कि ठंडियों में मैंने खुद से प्लानिंग की। मैंने एक कालीन टाइप चादर थी मेरे पास, तो उस चादर को लेके मैं छत पे चला जाता था और छत पे जाके मैं पढ़ता था, ठीक है। छत पे चला जाता था और छत पे जाने के बाद मैं पढ़ता था। ये एक सेल्फी आप देख सकते हो। तो मेरे पास एक राइटिंग टैब भी था, मतलब LCD वाला राइटिंग टैब, मतलब यार वो 300-400 का आता है वो, एक बटन दबाने से पूरा गायब हो जाता है वैसा, है ना। तो शाम हो रही है, तो आई थिंक मेरी कहानी आज के वीडियो में भी नहीं ख़त्म हो पाएगी, बट ठीक है यार, एक से एक डिटेल बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये सब चल रहा था। तो फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि भाई दिसंबर के महीने में ऐसा कभी कभी मैंने किया, लगभग 5 से 6 बार मैं ऊपर गया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडियाँ ख़त्म होने लगी, ठीक है। और बाकी जनरली मैं नीचे ही रहता था और मैं मॉड्यूल सॉल्व करता था। क्लास नोट्स को मैंने कभी रिवाइज़ नहीं किया और इसकी एक वजह थी, क्योंकि क्लास नोट्स रिवाइज़ करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे पूरे नोट्स अच्छे से आते थे। तो बेसिकली वो बंदा जो 4-5 घंटे में करता था वो मेरा ऑलरेडी हुआ रहता था। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि क्लास में जब तुम्हें पढ़ाया जाता है तो उसको इतने ध्यान से सुन लो कि घर पर आके पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत ही ना पड़े। तो बेसिकली इसकी वजह से हुआ ऐसा कि मतलब दिसंबर का महीना बीत गया और फिर जनवरी के महीने में पेपर था मेरा। तो बेसिकली जब तक क्लासेस चली तब तक मैंने इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स को बंक करना शुरू कर दिया। मतलब मैं इनऑर्गेनिक का लेक्चर अटेंड नहीं करता था और बाकी सारे लेक्चर अटेंड करके मैं घर आ जाता था, ठीक है। और इनऑर्गेनिक वाले सर बहुत ही गड़बड़ कर रहे थे, क्यों पता है? क्योंकि इनऑर्गेनिक वाले सर अक्सर अपना लेक्चर जो है वो ऑफ रख देते थे और फिर एंड टाइम पर उन्होंने शाम को 2 घंटे के लिए बुलाना शुरू कर दिया। मैंने बोला छोड़ो, इनऑर्गेनिक वैसी भाई काफ़ी आती है मुझे, मैं नहीं जाऊँगा। और सही में जाने का कोई मतलब नहीं था, क्यों पता है? क्योंकि सर इतना ज़्यादा डिटेल देते थे कि मतलब समझ में नहीं आता था ये पढ़े या क्या पढ़े, ठीक है। मतलब उनका एक पर्टिकुलर नोट्स था, वो उसी नोट्स को हमेशा रिपीट कर दिया करते थे सबके आगे।
तो ऐसा सीन था। तो मतलब मैंने इनऑर्गेनिक की लेक्चर से डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैंने वन शॉट डाउनलोड कर लिया पंकज सर का, और फिर इसके बाद मैं प्रिपरेशन करता गया। मैंने अलग बुक बनाई अपनी, और उस अलग बुक में मैं सब कुछ लिखता गया ना। सेमीकंडक्टर हो गया, EM वेव्स हो गया, छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं इनको मैं करता गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 15-16 जनवरी तक किया। और फिर उसके बाद नोटिस आया कि भाई 17-18 जनवरी से क्लासेज जो हैं वो ऑफ हो रही हैं, है ना, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। तो 15 जनवरी को हमारा एक एग्ज़ाम हुआ, AIOT ऑल इंडिया ओपन टेस्ट LN का। उसमें मेरे कुछ 12-15 नंबर आए, और 32,000 में से कुछ मेरी 18-19 हज़ार रैंक आई 15 नंबर पे। और वो टेस्ट मतलब मैंने ऐसे ही दे दिया था। मुझे पता था भाई ये AIOT इतना घटिया है कि भाई इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और सही में AIOT के अंदर कोई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन तो भाई रे ऑप्टिक्स से आए हैं। बताओ असलियत में ऐसा होगा 5 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से, 4 क्वेश्चन SHM से, ऐसा आएगा जेई में कभी? मतलब 9 क्वेश्चन तो तुमने 2 चैप्टर से दे दिए। ऐसा एडवांस में हो सकता है, मानता हूँ, लेकिन जेई मेंस में नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया AIOT पे। 15 नंबर आए, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने काम पे लगा रहा, अपने ऊपर मैंने भरोसा रखा, और इस तरीके से करता गया। और फिर उसके बाद जेई मेंस का पेपर आया। और जो छुट्टियां मिली थी हमें, मतलब 16-17 तक तो हमें पढ़ाया गया। उसके बाद बोले कि अब से आपका ऑफ है, अब से आपको घर पे रहना और पढ़ाई करना है। मैं ढान के आया, अब तो एकदम फाड़ देंगे। अब तक तो मैं क्लास जाता था, और तब मैं इतना पढ़ पाता था। अब मैं सिर्फ घर पे रहूँगा, देखते हैं अब कितना पढ़ूंगा। कुछ नहीं पढ़ पाया ठीक है, तो कुछ नहीं पढ़ पाया मैं, समझ रहे हो, ऐसा सीन था। मतलब जो छुट्टियां मिली ना मुझे, उस छुट्टियों में मैं कुछ नहीं कर पाया। और मेरा रिकॉर्ड रहा है कोटा में, मैंने एक भी संडे को अच्छे से यूज़ नहीं किया। कभी संडे को सुबह 3 घंटा पढ़ दिया तो बाकी टाइम नहीं पढ़ पाया, रात को 3 घंटा पढ़ दिया, बाकी टाइम नहीं पढ़ पाया। ऐसा सीन था, ठीक है, ऐसा सीन था मेरे साथ उस समय। तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाया मैं उन छुट्टियों को। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मतलब नवंबर के महीने में लिंक टूट जाती है, मतलब कहानियाँ जो रहती है वो थोड़ा बहुत छूट जाता है। तो मैं याद आता है कि हाँ ये बताना भूल गया, है ना। तो नवंबर के महीने में जो मुझे यूट्यूबर मिला था, वो गेमर थे। तो उनकी वीडियो से मतलब एक अलग ही मुझे लगाव हो गया। मतलब अब काफ़ी लोगों को उनकी वीडियोस हो सकता है पसंद। तो मेरे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में बस एक ही बंदा था, उसके 2 चैनल थे, बट एक ही बंदा था सब्सक्रिप्शन लिस्ट में। मतलब मेरा एक तो मेन चैनल का है, तो मेन चैनल से मैं कभी यूट्यूब रन नहीं करता। क्यों पता है? क्योंकि मेन चैनल से मैंने पता नहीं अनगिनत चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो मेरा एक अलग आईडी है, ठीक है, मोहम्मद जैद नाम से ही है, अलग आईडी है। तो उसमें मैंने मतलब अपना चैनल रन करता हूँ, सॉरी, उससे मैं अपना वीडियो वगैरह देखता हूँ, उससे एक नॉर्मल ऑडियंस हूँ मैं, है ना। तो उसके सब्सक्रिप्शन में एक तो CZ गेमिंग है और एक वो बंदा है, बस 2 ही चैनल उसके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में अभी हैं। और उस समय सिर्फ वो ही बंदा था, ठीक है। तो मैं उनके वीडियोस देखा करता था, और उनके वीडियो से मतलब एक अलग ही लगाव हो गया था। तो जैसे मतलब एडिक्शन तो नहीं हुआ है, बट हाँ खाना खाने बैठा हूँ तो उनके वीडियोस लगा लेता था दिसंबर के महीने में बेसिकली। तो नवंबर के महीने में मुझे वो मिले थे, और दिसंबर से मैं उनका रेगुलर व्यूवर बन गया था, ठीक है। तो काफ़ी सारे उनके डायलॉग्स थे, तो नाम रिवील करता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो ऐसा था, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए थे मुझे उनके वीडियोज़। तो इस तरीके से सीन था, है ना। तो मैं उनके वीडियोस अक्सर देखा करता था, और खाना खाने बैठा हूँ तो उनके वीडियोस देख रहा हूँ। और मतलब सुबह सुबह जल्दी उठ गया, 15 मिनट बचा है क्लास के लिए, तो उनका कोई 10 मिनट का वीडियो देख लिया, है ना। क्लास से आया तो थोड़ा बहुत वीडियो देख लिया, तो इससे थोड़ा अच्छा लगता था। तो दिसंबर के महीने में मुझे वो चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं देखता था। जनवरी के महीने में भी वो चैनल मैं देखता रहा। उनके मतलब लगभग 400 वीडियोज़ थे, मैंने सारे देख डाले। 400 वीडियोज़ थे, सारे देख डाले, 20-20 मिनट के थे, ठीक है। एक दिन में 3 वीडियो देख रहा हूँ, कितना टाइम जाएगा? एक दिन में अगर मैं 3 वीडियो उनका देख ले रहा हूँ तो कितने टाइम में मैं देख लूँगा? 90 वीडियोज़ 180 वीडियोज़ तो 2 महीने में ही देख लिए, है ना। और बाकी संडे है, सैटरडे है, तो उस दिन 10 वीडियोज़ देख लेता था। वैसे मैं 2x पे देखता हूँ, तो एक वीडियो अगर 20 मिनट का है तो 10 मिनट में मैं देखता था, है ना। तो इस तरीके से कभी ऐसा ज़्यादा टाइम लगता नहीं था, है ना। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, तो शायद हमारी कहानी दोस्तों आज भी नहीं ख़त्म हो पाएगी। तो 5 पार्ट्स तो इसके बन जाएंगे अब। कुछ चीज़ें छूटी थी तो यार मैंने सोचा बता दिया जाए, है ना। तो ऐसा था। तो जनवरी तक मैंने उनके ज़्यादा वीडियोस देखे, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे। और फिर उसके बाद मतलब आज भी मैं उनके वीडियोस देखता हूँ। आज भी मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि भाई कॉलेज के कारण उतना तो नहीं एक्टिव रह पाता, लेकिन हाँ जैसे आज वीडियो मिस हो गया तो मैं कल ज़रूर देख लेता था उनके वीडियोज़, है ना। तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, बट ठीक है, काफ़ी विजिबल है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बहुत ही पसंद है वो यूट्यूबर। मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे हार्ड टाइम में उनके वीडियोज़ ने मुझे सहारा दिया काफ़ी ज़्यादा, है ना। काफ़ी पसंद था मुझे, मतलब खाना खाते टाइम देख रहा हूँ, सैड फील हो रहा है तो उनका वीडियो लगा लिया। और वो वीडियोज़ में एग्रेशन बहुत ज़्यादा करते तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो, ठीक है। और उनका नाम है पापा प्लेयर केस2, ठीक है। केस2 मतलब उनका जो द केस2 वाला चैनल है, जिसपे वो GTA 5 की रेसेस अपलोड करते हैं। इसलिए मैं भी GTA 5 की रेसेस अपलोड करता हूँ CZ गेमिंग पे। वहीं से मुझे मोटिवेशन आया था रेसेस अपलोड करने का, क्योंकि मुझे वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था।
और जब मैंने दोस्तों को बताया ना कि मैं ये चैनल पे आजकल देख रहा हूँ, तो अभी जैसे दिसंबर आ गए तो अभी तो जानने ही लगे थे 2-3 लोग, तो उनको बताता था मैं, तो वो बोलते थे हाँ यार मज़ा तो आता है गेम प्ले देखने में, है ना। और ऊपर से केस 2 का एग्रेशन, केस 2 की कमेंट्री अलग लेवल है, तो भाई बहुत पसंद है मुझे केस 2, ठीक है। और मैंने उनको मेल भी किया था इसके बाद और उन्होंने रिप्लाई भी किया था, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और ऐसा था मतलब, तो जनवरी के महीने में भी वही देखा मैंने, है ना। और ऐसा मत समझना कि मतलब छुट्टियों में मैं उनके वीडियोस देखता था, नहीं, छुट्टियों में ऐसा था यार कि मतलब समझ में ही नहीं आता था करें क्या। जब 11 दिन की छुट्टियां हुई जेई की तैयारी के लिए, तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। बट मैंने 3 सैम्पल पेपर्स के टेस्ट दिए थे, 2 पीडब्ल्यू का टेस्ट दिया था, एक में 48 नंबर था, एक में 72 नंबर था, और एक पीवाईक्यू दिया था, और एआईओटी में 15 नंबर थे, ठीक है। यहाँ पे मेरी लिस्ट है पूरी जितने मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, बट फिलहाल 3 मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी बाद में दिए थे मैंने, है ना। तो एक में 48 था, एक में 72 था, तो मेरे को लगा यार अब तो 100 पार भी नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ चैप्टर्स कर लिए थे, वो चैप्टर्स की लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ वन शॉट से। और अब देखो जनवरी का पेपर आ चुका था, पहला अटेम्प्ट आ चुका था जेई का, और डोंट वरी मैं पूरा रिजल्ट बता के जाऊँगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ऐसा था मतलब जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का जो डेट वगैरह था वो सब आ चुका था, पेपर आ चुका था, और अब मैं रेडी था, और देखते हैं अब क्या हुआ, ठीक है। तो मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, आज भैया आ गए, कल मेरा पेपर है, कोटा में ही सेंटर लगा है थैंकफुली, और मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की छुट्टियों में। मैंने जो पढ़ा था पहले पढ़ा था, 15 जनवरी तक पढ़ा था, उतनी ही मेरी प्रिपरेशन है, और मैं रेडी हूँ अब पेपर के लिए, ठीक है। सो चांद यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैं अब बिल्कुल ही तैयार हूँ पेपर के लिए, तो ऐसा सीन था, ठीक है। तैयार क्या मतलब एक्साइटमेंट है, रेडी हूँ, वैसे भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, सर ने बोला था इसको बिल्कुल भी अपने दिमाग पे मत लेना, सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, लेकिन मुझे पता था भाई फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा सब कुछ है, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 80 नंबर भी ला दिया उससे 90 परसेंटाइल बन जाएगा, और अगर सेकंड अटेम्प्ट में 80 लाता हूँ उससे 70 बनना मुश्किल होगा, तो ये तो मुझे पता था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के ही ऊपर मैं डिपेंडेंट था, ठीक है। तो मैं तो भाई पूरी तरीके से एंथुसियास्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पेपर देने गया, मेरा सुबह का पेपर नहीं, दोपहर का पेपर था, सेकंड शिफ्ट, और पेपर दे के आया मैं जनवरी में, और फिर भैया के साथ आया, शाम को 6 बजे निकला मैं पेपर से। तो पेपर के टाइम पे 3 दिक्कतें हुई मेरे साथ, 3 क्वेश्चन मैंने गलत किया था, आपको बताया था लास्ट वीडियो में। पिकोमीटर को 10⁻11 ले लिया था, सेंटीमीटर को मीटर में लिखना था, आंसर को मैंने आंसर को सेंटीमीटर में लिखना था, मैंने मीटर में लिख के आ गया था, और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आंसर था वो, तो मैंने देखा नहीं सेंटीमीटर में फिल करना है, तो मैंने मीटर में ही फिल कर दिया। और एक और दिक्कत हुई थी कि मैंने डायमेंशन को टी का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन मुझे टी ना लेके टी⁻⁻1 लेना था, बट मैंने वो चीज़ रीड नहीं की और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो ये दिक्कत भी हुई थी, बट ठीक है, ये सारी तो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, तो ऐसा था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन का रिग्रेट मुझे बहुत गंदा हुआ, और एक मैंने और का नाम गलत लिख दिया था, ठीक है। मतलब उस और का नाम मैं कैसे गलत कर सकता हूँ वो मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। और एक गलती थी मेरी, एवरीडे लाइफ से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, बट ठीक है, एवरीडे लाइफ मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था, क्योंकि उसमें रट्टा मारना रहता है, तो रट्टा मारने वाली चीज़ों से मैं वैसे भी दूर भागता था। तो ये मेरी 5 गलतियाँ थी, अगर ये 5 गलतियाँ मेरे से नहीं होती तो मेरे 25 मार्क्स जुड़ते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हुई है, ठीक है। 25 मार्क्स मैंने खो दिए थे, 25 नहीं, बेसिकली मैं 15 मार्क्स के लिए ज़्यादा दुखी हूँ। वो 3 क्वेश्चन, एक डायमेंशन वाला, एक सेंटीमीटर से मीटर वाला, और एक पिकोमीटर वाला, ये 3 क्वेश्चन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, ठीक है। आज भी दुखी हूँ, आज भी मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तो पेपर देके मैं निकला, भाई वहाँ पे अब बंदे बोल रहे हैं, मैंने बोला यार वो डायमेंशन वाला क्वेश्चन गलत था क्या? बोले क्वेश्चन नहीं गलत था, टाइम का डायमेंशन टी⁻⁻1 लेना था। बोला ये क्या हो गया? मैं घर पे लौटा और भैया से बोला मतलब पेपर ठीक गया, 3 गलती हो गई है, तो ऐसा मतलब घर पे लौटा मैं, और फिर भैया बोले कोई बात नहीं, वैसे भी ये तेरा टेस्टिंग अटेम्प्ट था। मुझे क्या पता था जो टेस्टिंग अटेम्प्ट था वही मेन अटेम्प्ट निकल जाएगा, है ना। अब घर पे लौटा मैं शाम को 6 बजे, और बारिश होना शुरू हुई, तो बारिश देखी मैंने, और फिर सुमित और सचिन को, मेरे दोस्त थे, तो उनको मैंने उस दिन कॉल नहीं किया। तो बेसिकली हुआ अगले दिन ऐसा कि भाई अगले दिन मैंने, भैया जब चले गए, और मतलब सुमित का भी पेपर हो गया था, सुमित का फर्स्ट शिफ्ट था शायद उस दिन का, ठीक है। तो सुमित को मैंने कॉल किया, मैंने बोला कैसा रहा भाई? तो उसने बोला ठीक ठीक था भाई। सुमित का अगले दिन था बेसिकली, ठीक है। तो मैंने एक दिन और वेट किया था, फिर मैंने कॉल किया, फिर मैंने बोला सुमित से यार ये 3 बहुत ही घटिया गलतियाँ हो गई हैं, क्या करूँ मैं? दोस्त लोग कोटा में पूछे, मैंने बोला ठीक ठीक गया यार, ये 3 घटिया गलतियाँ हो गई हैं, 3 घटिया गलतियाँ नहीं होती तो मेरा 100 पार हो जाता, लेकिन अभी तो मेरे को लग रहा है 89 या 92 आएगा। तो उन लोग बोले 89 92 यार बहुत अच्छा है, मैं तो क्वेश्चन इतने अटैम्प्ट करके आया हूँ कि मैक्सिमम 100 आ सकता है, तू तो चल बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया। मैं कुछ 42 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था, ठीक है। तो अब 1 फरवरी को ही हम लोगों की आंसर की आ गई, मतलब पेपर खत्म हुआ 30 जनवरी को, 31 जनवरी, 1 फरवरी को हमारी आंसर की आ गई सीधी, ठीक है। 1 फरवरी को हमारी आंसर की आ गई, और आंसर की आ गई तो मैं अगले ही दिन, समझ रहे हो, अगले ही दिन आंसर की आ गई। अब आंसर की आ गई तो हमारी हालत ख़राब, रात के 12 बजे आंसर किया है। मैंने कॉल किया दोस्तों को, और सुमित को कॉल किया, सचिन को कॉल किया, तो हम लोगों ने फिर मैचिंग करना शुरू किया, मैच करते गए। ये स्कोर आप देख सकते हो, 104 नंबर आए मेरे जनवरी के अटेम्प्ट में, जेईई मेंस के, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 104 नंबर आए,
और 104 नंबर है तो मैं शॉक हो गया। मैं बोला यार मैं सोच रहा था कि भाई मेरा मैक्सिमम अब 104 आ सकता है, क्योंकि देखो मेरा जो जो गलत हुआ था उस हिसाब से मैंने अपनी गलतियां निकाल दी थी कि हाँ यार मेरा ये गलत है, मेरा ये गलत है, मेरा ये गलत है, मेरा ये गलत है, तो इस हिसाब से तो मेरा सिर्फ 104 आ सकता है। ठीक है, तो 104 ही आ सकता है मेरा मैक्सिमम। अब और भी गलतियां की होंगी मैंने, लेकिन मेरा मैक्सिमम 104 था और 104 ही आ गया। तो अब 103 था बेसिकली शायद, सॉरी 103 था। ठीक है, जो भी है, अब 103 या 104 आप देख सकते हो साइड में। तो ऐसा था, तो मैक्सिमम जो मैंने सोचा था वही मेरा आ गया। तो अभी कुछ नहीं यार, 4-5 दिन बाद रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में 94.8 परसेंटाइल मिल गए। तो मैं अब हवा में हो गया भाई। मैंने बोला यार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 94.8 परसेंटाइल फाड़ दिया। और जो बंदा 8-8 घंटे पढ़ता था जो साइड में था मेरे पीजी के, उसका आया कुछ 87 परसेंटाइल। मैं शॉक हो गया। और ऊपर से बंदे और शॉक हो गए पीजी में। तो बंदे इसलिए शॉक हो गए क्योंकि बंदों ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई वो दिन भर पढ़ता है और यहाँ पे पार्टी होती है, तो भाई फ़र्क तो होना चाहिए। तो फ़र्क तो है लेकिन गलत फ़र्क है ये, है ना। तो बंदों से बात हुई, मैंने बोला 94.8 परसेंटाइल। बोले भैया कैसे पढ़ते हैं? बोला कुछ नहीं पढ़ता यार, पढ़ा होता तो 94.8 थोड़ी आता मतलब मैं पता नहीं कहाँ से इतने मान डायलॉग वहाँ पे मार देता था। ठीक है, तो दोस्त लोगों को भी मैंने बताया कैसे क्या किया था। तो 100 मेरा पार हो गया था। इस तरीके से मेरा रिजल्ट आ गया। अब मेरा एक दोस्त था मुकुल। ठीक है, मुकुल से मेरी दोस्ती ऐसे हुई थी कि मतलब सितंबर के महीने में मुकुल ने बोला था कि भाई जेईई एडवांस का पेपर तुम जहाँ देने आए थे वहाँ पर ही मेरा भी सेंटर लगा था। हमारी बात तो पहले हुई थी, मतलब एसेट के पेपर में हमारी बात हुई थी। ठीक है, एलन का जो पहला मॉक टेस्ट था 17 जुलाई का, उसका जब रिजल्ट आया था तो उस दिन मुकुल मेरे पीछे बैठा था। मैं घूमा, मैंने मुकुल से पूछा मुकुल भाई तुम्हारे कितने मार्क्स है? तो 184 या 186 आए थे, तो 193 थे शायद। तो मुकुल ने इतना बताया। बोला यार क्या बात है यार, यहाँ पे तो सब बाप बैठे हैं, है ना। तो मेरी बाप बोलने की भी आदत, तो वो केस टू से ही आई है, पापा प्लेयर से ही। ठीक है, सो नेवर माइंड, फन वे में बोलता हूँ। ठीक है, वैसा कोई नहीं है। तो ऐसा था। तो मैंने बोला यार यहाँ पे तो सब पापा प्लेयर हैं हमारा क्या होगा यहाँ पे। तो उस समय से मैं मुकुल को जानने लगा था और जब भी मिलता था एक दो जोक को सुना दिया करता था मुकुल को। तो मुकुल अक्सर बोलता था यार तुम्हें तो स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए क्या मतलब मैं वही बनूंगा? अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा था सीन। तो उस समय तो रात ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ी और बात बताता हूँ। तो हुआ ऐसा कि मतलब जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मैंने मुकुल को कॉल किया था और मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो अभी? मैंने एक टेस्ट सीरीज़ बाय की और सोच रहा हूँ मॉक टेस्ट दूँ। मैंने एटीपी की टेस्ट सीरीज़ बाय की थी 1500 की, सॉरी 1000 की। और 1500 में क्या था, आप डाउट भी क्लियर करवा सकते हो। तो मुझे पता था ये डाउट क्लियर करवाना सब एक ढकोसला होता है। मतलब कॉल कर सकते हो तुम, डाउट क्लियर करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें डाउट नहीं आता, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने 1000 वाला बाय किया था कोर्स। तो ऑब्वियसली मतलब मैंने मुकुल को कॉल किया था और मैंने बोला क्या कर रहे हो? तो वो बंदा बोल रहा है यार मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ और टेस्ट तो अभी नहीं दे रहा हूँ, टेस्ट देने का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसा था मतलब। ठीक है, तो मैंने बोला क्या पीवाईक्यू सॉल्व करते? बोलते सर्कल का, स्ट्रेट लाइन का, जो मैथमेटिक्स में हमें अलग से पीवाईक्यू मिला, हमें मिला था 19, 20, 21 मैथमेटिक्स का। फिजिक्स का भी मिला था, मैंने सॉल्व भी किया था। ठीक है, अच्छे से मैंने पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व किया था और मटेरियल को भी मैंने कुछ हद तक सॉल्व किया था। जो जो चैप्टर्स मैंने अच्छे से किए थे वो मैंने बीच में लगा दिए अभी। ठीक है, सो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसा सीन था। तो फिर उसके बाद मतलब मुकुल ने मुझसे बोला कि भाई ऐसा सीन है और मैं यही कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मुकुल को मैंने कॉल किया, मैंने बोला कितना परसेंटाइल आया? तो उसने बोला 90.8 परसेंटाइल आया। तो मैंने बोला यार 90 परसेंटाइल तो तुम्हारा 12th में ही था, तो अभी भी तुम्हारा 90 परसेंटाइल है, क्या दिक्कत हो गई? तो मुकुल ने बोला पता नहीं यार, सब तो सही था, क्या दिक्कत थी? तो एक्चुअली में सही था सब कुछ, और बंदे में इतना टैलेंट था ना कि वो फर्स्ट टाइम में ही कम से कम 95 परसेंटाइल मार देता। मुझे अच्छे से पता था। देखो अब मैं मतलब इसे अपनी तारीफ़ करना कहूँ या क्या बोलूँ, बट मैं समझ जाता हूँ सामने वाले को देख के कि ये बंदा कहाँ तक जा सकता है, समझ जाता हूँ मैं। और मैं अपने बारे में भी जानता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबके बारे में जानता था, मैं अपने बारे में भी जानता था। ठीक है, कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो मुझे पता था ये बंदा यार 95 परसेंटाइल वाला बंदा, और इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल आ रहा, मैं शॉक हो गया। ठीक है, तो फिर ऐसा हुआ कि भाई मुकुल का थोड़ा रूम ओनर से प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसके रूम ओनर से, और काफ़ी सारी दिक्कतें थी। फ़ैन चलाने के लिए मना करता था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसा देखो रूम ओनर्स मिल जाते तो मेरी मानना तुरंत छोड़ देना। ठीक है, हमारे रूम ओनर ने हमें कभी भी परेशान नहीं किया, कभी नहीं पूछा कि कौन दोस्त आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। मतलब दिक्कत तो पूछते ही थे, क्या परेशानी है, सब कुछ सही है या नहीं, है ना। मतलब कभी ये नहीं पूछे कि भाई मतलब गेट पंखा क्यों इतना चलाते या कूलर इतना क्यों चलाते, कोई दिक्कत नहीं है। मुकुल में बहुत सारे शॉर्ट्स थे। ठीक है, मतलब लाइट मत ऑन करो, मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मुकुल ने फिर रूम चेंज करने का सोचा। तो मैंने मुकुल से बोला भाई मेरे पीजी में आ जाओ, है ना। और यहाँ से मेरा और मुकुल का जो कारवां था वो शुरू हुआ। ठीक है, मुकुल मतलब मेरे पीजी में आ गया, फरवरी में शिफ्ट हुआ था वो, 13 और 14 फरवरी को। ठीक है, और इसके बाद मैंने और मुकुल ने जो 2 महीने तक मेहनत की ना, 2 महीने तक, वैसी मेहनत पूरे 1 साल में ना मुकुल ने की थी ना मैंने की थी ठीक है, अलग ही मेहनत की। और भाई मतलब उस दिन को याद करते हुए बहुत अच्छा लगता है। ठीक है,
तो अभी फरवरी से जो हम लोगों का कारवा शुरू हुआ वो अगले पार्ट में होगा, लेकिन वो कारवे तक हम लोग कैसे गए वो मैं आप बता देता हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट आया बेसिकली 94.8 परसेंटाइल आया, घर पे बताया। मैंने बोला चलो अब एनआईटी में कोई ना कोई ब्रांच तो फिक्स ही हो गई है, बट और इंप्रूवमेंट अभी करना ही है। तो पेरेंट्स ने बोला हाँ अच्छे से मेहनत कर, कोई दिक्कत होती है तो बता। और मतलब दिक्कतें जो मेरी थी अंदर से जो गड़बड़ लग रहा था वो ख़त्म हो गया था अब थोड़ा, मतलब जो अंदर ही अंदर मुझे परेशान कर रहा था ना वो आधे से ज़्यादा खत्म हो गया था अब रिजल्ट आने के बाद। मैंने सुमित को भी कॉल किया तो सुमित ने बोला यार देख दिक्कत ये हुई कि हम लोगों ने 150-200 मार्क्स सीधा सोच लिया, हमें छोटा छोटा टारगेट सोचना चाहिए था, हम सीधा 200 मार्क्स एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारे साथ ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो हम अभी से क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं करेंगे, हम इतना ही सोचेंगे, छोटा ही सोचेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं सोचेंगे। तो मैंने बोला हाँ यार बात तो सही कह रहा है तू। तो सुमित की बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपनी प्लानिंग की कि ऐसा ऐसा करेंगे, वैसा वैसा करेंगे, ये सब था, ठीक है। तो फिर मतलब जनवरी के महीने में हम लोगों की क्लासेस रीओपन हुई और उसके बाद क्लासेस में घंटा कुछ हुआ। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें शुरू से लेकर एंड तक सब अच्छा हुआ, फिजिकल में सब अच्छा हुआ। फिजिक्स में एंड में सर ने इतना गड़बड़ी कर दिया, मतलब हम लोग शुरू से सोचते थे कि यार ये बंदे ने अभी तक सर ने अभी तक फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ाया है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया है, रोटेशन डायनेमिक्स पढ़ाया है, और नवंबर का महीना आ चुका है। तो सर कहाँ से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने में सर कहाँ से पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देंगे, पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ा देंगे, पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा देंगे, कैसे पढ़ा देंगे सर, पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देंगे, पूरा वेव्स पढ़ा देंगे, पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा देंगे, कैसे पढ़ा देंगे सर, सोचते थे। लेकिन फिर सोचते थे यार ये तो IIT JEE के टीचर्स हैं, इन्हें थोड़ी ना बताने की कुछ ज़रूरत है, ये तो खुद ही सब कुछ जानते हैं। तो ये हमारी गलत फहमी थी, बेसिकली हम सही सोच रहे थे, ठीक है। तो वही था, फिर मतलब कुछ खास नहीं करा पाए, वो कंप्लीट नहीं करा पाए सिलेबस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैं बताता हूँ यार, इतना कचरा कर दिया था ना, इतना कचरा कर दिया था, मैं क्या बोलूँ अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, गुस्सा आता है बस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि सर ने सिलेबस तो करवा दिया, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी थी। मतलब तुम मुझे एक बात बताओ कि भाई मुझे कोई 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है, 10 घंटे मुझे 1 महीने में पढ़ना है, मैं 29 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा, आखिरी दिन मैंने 10 घंटा पढ़ दिया, तो ये थोड़ी प्रॉपर वे है। मैंने पढ़ तो दिया आखिरी दिन में 10 घंटा, बट ये प्रॉपर वे हुआ क्या? नहीं प्रॉपर वे हुआ ना। जैसे मुझे तुम्हें कोई एक चैप्टर सिखाना है, मुझे उस चैप्टर को सिखाने के लिए 30 दिन दिए गए हैं, मैंने 29 दिन छोड़ के आखिरी दिन तुम्हें वो सिखा दिया। मैं तो बोलूंगा मैंने सिखा दिया, मैंने तो पूरा पढ़ा दिया, तो अब तुम्हारी गलती, तुम्हारे स्कोर नहीं हुआ। लेकिन तुम समझ रहे हो यहाँ पे गलती क्या है, आई होप तुम गलती समझ रहे हो क्या है। तो वही गलती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर की, शुरू में इतना स्लो ले गए, एंड में सब कुछ एक साथ करा दिए। 4-4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो, उसमें करा दे रहे हैं, क्योंकि तरीका थोड़ी होता है यार। और फिर मतलब सिस्टम से भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई, NTA से गड़बड़ियाँ हुई। NTA से गड़बड़ी कैसे हुई कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो कि भाई अगस्त के एंडिंग में हम लोगों का पेपर खत्म हुआ था, सितंबर के मिड तक सबको NIT IIT मिली थी। तो तुम्हें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खाली 4 महीना दिया तुम लोगों ने हमें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खाली 4 महीना दिया प्रिपरेशन के लिए, गिन के 4 महीना। भाई कितनी नाइंसाफ़ी की NTA ने, जनवरी में ही पेपर ले लिया। अगर पेपर अप्रैल में होता फर्स्ट अटेम्प्ट का, सेकंड अटेम्प्ट मई में होता, अगर हमारा सिस्टम तब अच्छे से चलता, क्योंकि सिस्टम ने उसी तरीके से प्लान किया था। अगर मैं तुम्हें अपना प्लानर दिखाऊं एलन का, तो प्लानर ऐसे ही डिसाइड था कि भाई अप्रैल में पहला अटेम्प्ट होगा, मई में दूसरा अटेम्प्ट होगा और जुलाई में एडवांस होगा। लेकिन NTA को तो भाई अलग ही खुजली रहती है, पता नहीं कुछ भी कभी भी करते हैं। उस समय मुझे समझ में आया सब लोग इतना चिढ़ते क्यों हैं NTA से, उस समय मुझे समझ में आया, मैं भी चिढ़ने लगा बहुत ज़्यादा फिर NTA से। मैं बोला यार क्या करते हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आता है यार। तो मतलब तुम खुद सोचो यार, देखो अभी जो बंदे सीरियस प्रिपरेशन की थी, अगस्त एंडिंग में उन्होंने एडवांस दिया है, अभी थोड़ा सा अपने आप को रीबूस्ट करके 15-16 सितंबर को कोटा में आए हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, चलो 15 सितंबर से लेकर 15 जनवरी तक 4 महीने के टाइम पीरियड में उनका दोबारा एग्जाम ले लिया जाएगा। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। वो बोलेंगे नहीं तुम अप्रैल अटेम्प्ट के हिसाब से फोकस करो। अप्रैल अटेम्प्ट भी तो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग अप्रैल में था, तो तुम 2 महीना और जोड़ लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना और जोड़ लो, 7 महीना, सॉरी 6 महीना, 6 महीने में तुमने ले लिया दोबारा से पेपर। व्हाट इज दिस, ये कोई तरीका थोड़ी है यार, है ना। तो अगर पेपर अप्रैल और मई में हुआ होता तो हमारा सिस्टम भी प्रॉपर चला होता, और सिस्टम प्रॉपर चला होता तो हम जैसे फ्रेशर्स जो ड्रॉप ईयर में अकेले गए थे कोटा में, और मतलब कुछ प्रिपरेशन नहीं थी हमारी पहले से, तो हम और अच्छा कर पाते तब, है ना। और बाकी मेरा जो 15 मार्क्स छूटा वो 104 में 15 जोड़ दो, 119 मार्क्स पे कम से कम 96 परसेंटाइल बन जाती, क्योंकि 94.8 बन गई 103 पे। तो तुम सोचो 118, 119 पे कितना ज़्यादा बन जाता, है ना। 96 तो फिक्स ही थी तब। तो उस 3 क्वेश्चन का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है यार, लेकिन ठीक है जो भी है, ठीक है, NIT में तो पहुँचे कम से कम। तो ऐसा सीन था। तो उसके बाद मतलब फिर जनवरी का रिजल्ट आ गया, और इस तरीके से फिर मतलब क्लासेस हम लोग गए। फिर क्लासेस जाना एक फॉर्मेलिटी सी हो गई थी। और अभी मैंने स्टडी का मतलब
एक थोड़ा सा अलग तरीका निकाला था। अभी कैसा था कि मतलब स्टडी करते टाइम जैसे मैं पहले बहुत पहले मैं गाने सुनता था। मतलब मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है कि यार मैं अक्सर स्टडी करते टाइम मतलब मुझे कोई ना कोई एक डिस्टर्बेंस चाहिए। अगर बहुत ही शांति में स्टडी हो रही है ना तो मतलब मुझे मज़ा नहीं आता है, मतलब कोई बात करता रहे। एक्चुअली मुंबई में कैसा था कि मुंबई में मतलब एक ही रूम था, तो वहाँ पे मुझे आदत पड़ गई थी कि भाई मैं स्टडी कर रहा हूँ, मम्मी पापा से बात कर रही है, मम्मी दीदी से बात कर रही हैं, भैया दीदी से बात कर रहे हैं ना, ऐसी बातें हो रही है तो चर्चा होती रहे। तो मतलब इसकी वजह से मुझे शायद आदत पड़ गई थी डिस्टर्बेंस में पढ़ाई करने की। तो इसकी वजह से कोटा में मैं अक्सर गाने लगा लेता था, उसके बाद पढ़ता था, है ना। तो ऐसा सीन हो चुका था, तो थोड़ा सा ऐसा सीन हो गया था और मुझे मतलब अच्छा लगता था ऐसा डिस्टर्बेंस में पढ़ाई करना, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस में पढ़ाई करना मुझे पसंद था। तो जनवरी में जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया जेई का, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ही, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट होने के थोड़ा टाइम पहले मतलब बेसिकली जनवरी के स्टार्टिंग में, तुम ऐसा समझ लो। तो उस टाइम मतलब मुझे गाने वाने तो सुनना ठीक है। तो उसके बाद मैंने मतलब पता नहीं कहाँ से मुझे मूवीज़ का शौक़ लगा। अमिताभ बच्चन की जितनी 70s की मूवी थी, 80s की मूवी थी, ठीक है, सुनील शेट्टी वगैरह की मूवीज़, शाहरुख खान की मूवीज़, सलमान खान की मूवीज़, जो भी 90s की हैं, है ना, 90s की, 80s की, 70s की। और जो गाना मुझे बेसिकली पसंद है वो गाना कौन सी मूवी का है, वो मूवी, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ का मुझे शौक़ लगा, ठीक है। और शौक़ लगा तो मैंने सारी मूवीज़ को देखना शुरू कर दिया लाइन से। जो गाना मुझे पसंद है, जैसे मुझे गाना पसंद था गुमनाम है कोई, तो मैंने गुमनाम मूवी देख ली 1965 की बढ़िया मूवी थी, ठीक है। ऐसे मतलब मुझे एक और गाना पसंद था, कोई तो था यार वो गाना, तू है मेरी किरण इसके कारण मैंने डर मूवी देखी थी, है ना, तू है मेरी किरण के कारण मैंने डर मूवी देखी थी। बट ऐसा था। तो ये मूवी का जो कारवां था, इस मूवी से क्या क्या सीखा मैंने, इस मूवी में स्टडी कैसे की, मुकुल के साथ रिश्ता कैसे चला और मुकुल के साथ कैसे हार्ड वर्क हम लोगों ने किया, एडवांस की जो जर्नी थी वो मैं अगले वीडियो में ही बता पाऊंगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो अभी ज़्यादा अंधेरा हो गया है ना, मोबाइल वैसे भी संभाल नहीं पा रहा है अपलोड, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस 4th पार्ट एंड 5th पार्ट विल बी ऑन फेलियर, क्योंकि आगे जो भी हुआ वो फेलियर हुआ है। जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट तक सब सही है, अब आगे मेरे साथ जो भी हुआ है वो फेलियर हुआ है, ठीक है। तो अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो मेक श्योर टू वॉच दैट, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में, थैंक यू सो मच।